उसको और ये भी समझ गए हैं कि भारतीय व्यवस्था कितनी भी एकात्मक हो, जिसको लेकर कुछ लोग कहते हैं, मूल रूप से वह वास्तव में संघात्मक है। अब हम आगे आते हैं कार्य प्रणाली पर। ये काम कैसे करते हैं, राज्य बनाम केंद्र के बीच में किस तरह का तालमेल रहता है, हार्मोनी किस तरह से आती है, एकजुटता एक रास्ता कैसे सुनिश्चित किया गया है। तो अगला बिंदु है कार्य प्रणाली अर्थात वर्किंग। किसकी वर्किंग? ये केंद्र बनाम राज्य की वर्किंग, और उसको लेकर एक नया शब्द आपके सामने है, वह है सहयोगी संघवाद अर्थात कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें सहयोग पर बहुत ज़्यादा जोर है। सहयोगी संघवाद क्या है, अब हम उसको पढ़ते हैं। ये हमारी कार्यप्रणाली का, हमारे देश की कार्यप्रणाली का नाम है। एक तरीके से संघीय संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था को के मिश्रण से जो एक नई व्यवस्था दिखाई देती है, उसे सहयोगी संघवाद का नाम दिया गया है। ये क्या है, थोड़ा अब हम समझने की कोशिश करें। अभी तक जो हमने पढ़ा संघात्मक बनाम एकात्मकता के मामले में जो विवेचन किया, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि केंद्र को शक्तिशाली बनाने का प्रयास है। केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की शक्तियां दी गई हैं। वहीं संघ के जो राज्य इकाइयों को, उन्हें अपने कार्य की स्वतंत्रता भी दी गई है। उनके अस्तित्व को भी बहुत महत्व दिया गया है, उनको भी सम्मान दिया गया है। संघ की इकाइयां ना तो केंद्र से अपने अधिकार प्राप्त करती हैं और ना साधारणतः केंद्र के अधीन कार्य करती हैं। सामान्य स्थिति में इन्हें जो अधिकार मिले हुए हैं वे संवैधानिक अधिकार हैं, केंद्र से पूरे स्वतंत्र अधिकार हैं। और उसी के साथ ही ये बात भी स्पष्ट है कि सामान्य स्थितियों में इन राज्य सरकारों को केंद्र के अधीन कार्य करना कहना अनुचित होगा। सामान्य स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर यहां पर स्थिति और स्पष्ट करते हैं। संघ और राज्य दोनों का गठन संविधान से हुआ है। दोनों की शक्ति और दोनों के अधिकार, उनका स्रोत भी संविधान है। इस प्रकार अपने क्षेत्राधिकार में कोई भी किसी के अधीन नहीं है, और बल्कि एक का प्राधिकार दूसरे का पूरक है। दूसरे शब्दों में केंद्र राज्य का पूरक है और राज्य केंद्र का पूरक है। संवैधानिक शक्तियां, संवैधानिक अधिकार दोनों को मिले हुए हैं। राज्य केंद्र की दया पर राज्य नहीं जी रहा है। संविधान में जैसे प्रावधान है उसके आधार पर राज्य हैं, तो राज्य का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। अस्तित्व का मायने कि वे स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर सकते हैं और करते आए हैं। और दोनों के जो ओरिजिन है, जहां से उनको ताकत मिलती है, वह संविधान है। इस प्रकार साधारण परिस्थितियों में केंद्र को राज्यों के कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व है और क्षेत्र कार्य न्यायपालिका द्वारा उस सीमा तक संरक्षित है जिस सीमा तक संघात्मकता के लिए आवश्यक है। अर्थात न्यायपालिका भी यहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करती है कि केंद्र जो है वो राज्य के कार्यों में व्यर्थ में हस्तक्षेप न करे। तो इस प्रकार एक संवैधानिक व्यवस्था वहाँ भी की गई है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य अपने अस्तित्व को महत्वपूर्ण माने, राज्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते रहें और केंद्र उनमें हस्तक्षेप ना करे। न्यायपालिका की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और न्यायपालिका को ये अधिकार भी संवैधानिक तरीके से आए हैं। संवैधानिक प्रावधानों के तहत
संघ और राज्यों के मध्य जो पारस्परिक सहयोग है उसे आवश्यक माना गया है, वांछनीय माना गया है, अपेक्षित माना गया है। इसीलिए भारत के संविधान को, इसीलिए भारत की संवैधानिक व्यवस्था को हम सहयोगी संघवाद कहते हैं, अर्थात कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो मैंने अंतिम वाक्य कहा कि दोनों का सहयोग एक दूसरे के साथ वांछनीय है, यह बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। और ये वांछनीय होना, आवश्यक होना ही हमारे यहाँ सहयोगी संघवाद को जन्म देता है, सहयोगी संघवाद की भावना को प्रतिपादित करता है और मजबूत करता है। ये जो भावना है, संघ और राज्यों के मध्य सहयोग और राज्यों में पारस्परिक सहयोग, ये सहयोगी संघवाद के ही की उपज है। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में ही मात्र सहयोग आवश्यक होना नहीं, राज्यों के बीच में भी सहयोग की उतनी ही ज़रूरत है। और इस प्रकार सहयोग जो है वह हमारे इस राजनीतिक ढांचे का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी भावना के आधार पर, कोऑपरेटिव स्पिरिट के आधार पर, सहयोगी भावना के आधार पर ही संघ और राज्य सरकारें पारस्परिक सहयोग से मिलकर देश का संचालन करती हैं। तो इस प्रकार पारस्परिक सहयोग का होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है, वांछनीय है। एक और ये वांछनीय है, अपेक्षित है, परंतु जो संवैधानिक प्रावधान है उसके विपरीत व्यवहार में जब आए, प्रैक्टिस में जब आए, तो देखते हैं कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर दलीय स्थिति, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों का व्यक्तित्व एवं स्थिति का जनमत, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और कुछ अन्य व्यवस्थाएं इन सहयोग को कुछ प्रभावित करती रहती हैं। यदि हम देखें केंद्र सरकार, जिसमें वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वहीं किसी राज्य सरकार को लें तो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री यदि कमज़ोर हैं तो हो सकता है केंद्र उन पर हावी होने की कोशिश करे। लेकिन यदि राज्य के मुख्यमंत्री अपनी भूमिका उचित रूप से निभा रहे हैं और उन्हें अपनी राज्य के विधानमंडल का पर्याप्त बहुमत प्राप्त है, दलीय स्थिति में मजबूत हैं, तो फिर ऐसी कोई स्थिति नहीं आती जहां पर केंद्र सरकार राज्य पर हावी होने की कोशिश करे। उसी प्रकार यदि राज्यों में अलग अलग दल हैं, केंद्र में एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है, वहीं राज्यों में, बहुत से राज्यों में नॉन एनडीए सरकार है, गैर बीजेपी सरकार है। ऐसी स्थिति में भी कुछ कभी टकराव होता है और जो कोऑपरेटिव स्पिरिट है उस पर थोड़ा प्रतिकूल असर पड़ता है। जो सहयोग की भावना है उस व्यवस्था में कुछ दरार दिखाई पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों भी ले लें, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी ले लें, इसमें भी कई बार दोनों के बीच में टकराहट होती है। उदाहरण के लिए गत 2-3 वर्षों में कुछ ऐसे मुद्दे आए जिस पर केंद्र सरकार ने निर्णय लिए हैं, लेकिन राज्य सरकार उनमें से कई बातों को स्वीकार करने में सहमत नहीं है। कम से कम बहुत सी राज्य सरकारें का विरोध करती हैं। ये विरोध कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है, इस पहलू पर हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, पर इस बात को ये साबित करता है कि कई बार एक तरीके से दोनों के बीच में जो सहयोगी संबंध होना चाहिए उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है। संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग भी कई बार केंद्र शासन द्वारा किया गया है और इस दुरुपयोग के तहत हमने देखा है कि बारंबार कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, विरोधी दलों की सरकारों को पटखनी दे दी जाती है, राज्यपाल का नियंत्रण हो जाता है। राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी बहुत जगह सवाल उठे हैं, बहुत हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा लगता है कि इस राज्य में
शायद राज्यपाल जो है वह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए राज्य सरकार को परेशान कर रहा है, क्योंकि राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार अलग अलग दलों की है। कई बार ऐसा लगता है कि किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तो वह न्यायोचित नहीं है, वह उचित नहीं है। केंद्र ने संभवतः हावी होने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाकर उस राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण रखने के लिए संभवतः ऐसा किया है। तो संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग के साथ साथ हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन लगाना, राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न उठना, बहुत बार राज्यों में सशस्त्र बल भेज देना। सशस्त्र बल भेजने का अर्थ ये है कि फौज को कई बार अचानक केंद्र सरकार किसी क्षेत्र में भेज देती है, और जबकि शायद राज्य सरकार की नज़र में इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ऐसा करते हुए केंद्र सरकार कई बार एक बाण से दो चिड़िया मारने की कोशिश करती होगी। पहला कि वहाँ बल को भेजने की जो ज़रूरत पड़ी उस ज़रूरत पर नियंत्रण किया जाए, और दूसरा संभवतः केंद्र की क्षमता को बेहतर प्रयास करने की कोशिश की जाए, राज्य सरकार को एक तरीके से अनुभवहीन माना जाए, अनुभवहीन साबित करने की कोशिश की जाए। तो ऐसी स्थितियां कई बार निर्मित होती हैं। उसी प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं में जो कार्यरत अधिकारी हैं उनकी भूमिका को भी लेकर जब तब टकराहट होती है। गत कुछ वर्षों में इस टकराहट के उदाहरण कुछ ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण एक और जहां बढ़े हैं वहीं इन उदाहरणों के माध्यम से जो निराकरण हुआ है वह हमारे यहाँ के फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत करता है, क्योंकि अंततः इन घटनाओं के जरिए ही कुछ रास्ते निकलते हैं। कई बार अखिल भारतीय सेवाओं में पदस्थ IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, इनके अधिकारियों के बर्ताव व्यवहार को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टकराहट हुई है। तो इस प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं में इनकी भूमिका, योजनाबद्ध विकास और योजना आयोग की भूमिका को लेकर, वित्तीय संसाधनों एवं आधिकारिक स्वायत्तता को लेकर संघ और राज्यों के मध्य बार बार मतभेद हुआ है, तनाव हुआ है और टकराहट भी हुई है। हम रोज समाचार पत्रों में इस टकराहट की आवाज़ सुनते रहते हैं, टकराहट के उदाहरण देखते रहते हैं, और कई बार ये टकराहट इतनी कड़वी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि संभवतः फेडरल स्ट्रक्चर जो है वह खतरे में है। लेकिन हमारा लोकतंत्र, हमारी शासन व्यवस्था गत 70-80 वर्षों में इतनी पैठ कर गई है कि हम सब इन टकराहटों से उभरे हैं और सफलतापूर्वक उभरकर और मजबूत हुए हैं। तो निष्कर्ष ये कि सहयोगी संघवाद को ध्यान में रखकर यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ कार्य करें और उसी प्रकार केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करें। सहयोगी संघवाद के बाद अगला बिंदु होता है केंद्र राज्य संबंध। इन्हीं संबंधों पर वैसे हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, पर वह चर्चा एक तरीके से जनरल है। अब हम बिंदुवार विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में इनके संबंध कैसे हैं, कैसे इनके संबंधों को परिभाषित किया गया है, अब इसे सीखने की कोशिश करेंगे। अर्थात यूनियन या सेंटर स्टेट रिलेशंस इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल, इन मामलों में दोनों के संबंध कैसे हैं संवैधानिक रूप से और व्यावहारिक दृष्टि से। संघ और राज्यों के बीच में किसी भी तरह का विवाद ना हो, विषयों को लेकर किसी तरह का मतभेद ना हो
और दोनों अपने अपने कर्तव्यों को बखूबी करते रहें, उत्तरदायित्व का निर्वाह करते रहें। इसीलिए भारतीय संविधान में शक्तियों को स्पष्ट रूप से इन 3 सूचियों के माध्यम से परिभाषित किया गया है। केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट सूची भी है। तो ये 4 सूचियां हैं। इसके पीछे मकसद ये था कि किसी भी तरह के टकराव से बचा जाए। संविधान का अनुच्छेद 257 यदि हम देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि उससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न हो। ऐसा अनुच्छेद 257 में है। राज्यों को यह हिदायत है कि वे शक्ति का इस तरीके से उपयोग करें कि केंद्र की कार्यपालिका जो है उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा, अर्थात केंद्र पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह किसी तरह का यदि अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करना चाहे, सूची में किसी तरह का परिवर्तन चाहे, तो वह आवश्यक दिखाई दे और तब जाकर इस तरह के परिवर्तन का प्रयास करे, इस तरह के परिवर्तन की बात करे। संघ और राज्यों के मध्य जो शक्तियां हैं या जो उत्तरदायी हैं, उनका इतना स्पष्ट विभाजन होते हुए भी संघ और राज्य पारस्परिक सहयोग के आधार पर मिलकर ही देश का संचालन कर सकते हैं और ऐसा करते आए हैं। संघीय व्यवस्था में पारस्परिक सहयोग की बात जो है उस पर श्री दुर्गादास बासु उन्होंने लिखा है कि संघीय व्यवस्था की सफलता और संघ की विविध संस्कारों के मध्य सहयोग तथा समन्वय पर निर्भर करती है। संघीय व्यवस्था की सफलता और संघीय व्यवस्था की दृढ़ता, उसके लिए आवश्यक है कि सहयोग रहे, समन्वय रहे। समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन, पारस्परिक सहयोग और राष्ट्रीय एकता, इसे बांध के यदि रखना है तो संविधान की संघात्मकता स्वरूप के अनुरूप निर्धारित संघ राज्य संबंधों को हम बेहतर समझें। इसी परिप्रेक्ष्य में हम चलते हैं विधायी संबंधों की ओर। आखिर लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे हैं? केंद्र में संसद है और राष्ट्रपति भी हैं जिन्हें कानून बनाने का अधिकार है। राज्य में विधानमंडल है जिसमें विधानसभा है और 3 या 4 राज्यों में विधान परिषद भी है और उसके साथ ही राज्यपाल भी हैं। संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध 7वीं सूची के अनुसार 3 सूचियों में है जिनका हम जिक्र करते आए हैं। संघ सूची जिसके विषय ये सब हैं, राज्य सूची जिसमें पहले 66 विषय थे, अब घट के वो 62 हो गए हैं क्योंकि 4 विषयों को समवर्ती में डाला गया है और ये वे विषय हैं जो प्रादेशिक महत्व के हैं। इनमें स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हैं, जबकि संघ में वे विषय हैं जो भारत के लिए, संपूर्ण देश के लिए महत्व रखते हों। जो राज्य की सूची है उसमें राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है और तीसरी सूची है समवर्ती। इस सूची में 52 विषय हैं, जैसा मैंने पूर्व में बताया था 211 कुल विषय, और इस पे दोनों संघ और केंद्र राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समवर्ती सूची के कुछ विषय जिनका मैंने उल्लेख पूर्व में किया था, जिसमें विवाह और तलाक संबंधी मामले, दत्तक और उत्तराधिकारी मामले, श्रम के मामले आते हैं। उसके अलावा समवर्ती सूची में विद्युत, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पुरातत्व, धार्मिक संस्थाएं, ये मामले ऐसे हैं
जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। आप देखेंगे समवर्ती सूची में ऐसे सारे मामले हैं जिस पे सामान्यतया केंद्र और राज्य के बीच में सामंजस्य कम रहता है, टकराहट की संभावना रहती है। इसीलिए ऐसे विषयों को समवर्ती सूची में लाकर यह प्रयास किया गया है कि इस पर किसी भी तरह का किसी एक इकाई का, चाहे वो राज्य हो या केवल केंद्र हो, उनका एकाधिकार न रहे। दोनों की सहमति आवश्यक है और यही सहयोगी संघवाद की भावना का एक परिचायक है। इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को, परंतु यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून संघ द्वारा बनाए गए कानून के विरुद्ध है, तब क्या होता है? तब संघ का कानून मान्य होगा और राज्य का कानून अपने आप रद्द माना जाएगा। यह निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि यह प्रावधान इसलिए किया गया है कि देश की एकता इन मामलों को लेकर खंडित ना हो। धार्मिक मामले, विवाह, तलाक आदि के मामले, और इसके साथ ही इसलिए भी ऐसा ये प्रावधान किया गया है जिसमें कि देश में विभिन्न राज्य हैं, 28 राज्य हैं। यदि ये 28 राज्य अपने अपने तरीके से इन मुद्दों पर कानून बनाएं जिसकी जो केंद्र के संबंधित केंद्र के विचार से टकरा रहे हों, तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि कोई एक सक्षम हो इन सब विरोधाभासी कानूनों को ओवर रूल करने के लिए, और इसीलिए केंद्र को ये ओवर रूलिंग का अधिकार दिया गया है कि उसका कानून अंततः फाइनल कानून माना जाएगा समवर्ती सूची में किसी भी तरह का टकराव होने की स्थिति में। जिन विषयों का उल्लेख इन तीनों में नहीं है वे अवशिष्ट में आते हैं। उसमें कानून बनाने का अधिकार अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की तरह राज्यों को न दे करके संसद को दिया गया है। अमेरिका, इंग्लैंड में राज्यों को इस पर अधिकार है, लेकिन भारत के मामले में चूंकि एकात्मकता का पुट ज़्यादा है, यूनिटरी फीचर के लक्षण थोड़े ज़्यादा हैं और उसके ऐतिहासिक कारण जिसका बारंबार मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए इन मामलों में भी संघ को ज़्यादा अधिकार दिया गया है। संसद को इन मुद्दों पर किसी भी नए विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में संसद कानून बना सकता है, ये भी इस बात को साबित करता है कि भारत का संविधान में एकात्मकता के लक्षण ज़्यादा हैं। लेकिन कब ऐसा हो सकता है? किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है, यह एक समझने का मुद्दा है। कुछ परिस्थितियों में ही ऐसा कर सकता है, और वे परिस्थितियां क्या हैं, थोड़ा इसको समझें। अर्थात केंद्र द्वारा राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार संबंधित परिस्थितियां। क्या परिस्थितियां? पहला, यदि राज्य सूची का वह विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाए। यदि राज्य सूची का कोई सा विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाए तो केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 47 उसमें लिखा है कि राज्यसभा याद रखेंगे, अपर हाउस जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यदि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली केंद्र में संस्था राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो यह विषय जो है संसद के मातहत आ जाता है। संसद को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अर्थात राज्य सूची में कानून बनाने के लिए राज्यों की प्रतिनिधि सभा जो है राज्यसभा, उसकी अनुमति, वो भी 2/3 अनुमति जरूरी है। और यदि ऐसा होता है तभी संसद
राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, चाहे वो पूरे देश के लिए बनाए या किसी खास क्षेत्र के लिए बनाए। लेकिन ऐसी स्थिति में याद रखेंगे कि ऐसा बनाया हुआ कानून, राष्ट्रीय महत्व के नाम पर बनाया गया कानून, उसकी अवधि 1 वर्ष है। 1 वर्ष के बाद वह अवैध घोषित हो जाएगा या उसके बाद वह कानून प्रैक्टिस में नहीं रहेगा। इसके मायने ये हुए कि केंद्र का राष्ट्रीय महत्व के आधार पर बनाए गए कानून में केंद्र का अधिकार सीमित है, उसका कार्यकाल 1 वर्ष का रहता है, तो ये सीमित अधिकार है। दूसरी परिस्थिति जब केंद्र कानून बना सकता है वह है यदि राज्य का विधानमंडल ऐसी इच्छा प्रकट करे। किन्हीं कारणों से राज्य के विधानमंडल ऐसी इच्छा प्रकट करें तो भी केंद्र की संसद इस पर कानून बना सकती है। तो दूसरी व्यवस्था, दूसरी परिस्थिति राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर, यह अनुच्छेद 52 के तहत है, जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसा प्रस्ताव पारित कर दें राज्य के विधानमंडल कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए, तो संसद उस विषय पर कानून बना देगी। सामान्यतः ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब 2 राज्यों के बीच में या 3 राज्यों के बीच में किसी तरह का विवाद हो, और ऐसी स्थिति में वे एक तरीके से केंद्र की तरफ झांकते हैं क्योंकि वे इसे न्यूट्रल समझते हैं, और इस प्रकार संसद को अधिकार दे देते हैं कि इस पर कानून बनाएं। उदाहरण के लिए सामान्यतः नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कुछ राज्यों के बीच में झगड़ा है। ऐसे झगड़े का निपटारा दोनों राज्यों की सरकारें म्यूचुअल तरीके से नहीं कर पा रही हैं। कारण है क्योंकि उस नदी के पानी से वहाँ की जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो उन राज्यों की सरकारों का वोट बैंक है। और इसलिए इस विवाद के निपटारे के लिए केंद्र की ओर झांकते हैं, तब संसद को कानून बनाने का अधिकार इन राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद ये हो पाता है। इस प्रकार की स्थिति में राज्य विधानमंडल द्वारा न कोई संशोधन किया जा सकता है और न उसे पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है। परिस्थिति 1 और परिस्थिति 2 में अंतर ये बात है, ये स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में, परिस्थिति 2 की स्थिति में बनाए गए कानून पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। किन परिस्थितियों में केंद्र कानून बना सकता है, उसकी तीसरी स्थिति है आपातकाल की स्थिति में। अनुच्छेद 23 के अनुसार राष्ट्रपति जब आपातकाल घोषणा करता है तो मैंने जैसा आपको बताया, राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं, राज्य की जो विधानमंडल हैं और उस विधानमंडल में समाहित जो उसके अधिकार हैं, जो शक्तियां हैं, वे अपने आप संसद को चली जाती हैं। और ऐसा होने पर संसद को उस राज्य के संबंधी कानून बनाने का आपातकाल में अधिकार प्राप्त है, और यह अधिकार तब तक रहता है जब तक कि आपातकाल हो। आपातकाल की समाप्ति की घोषणा हुई और इसके समाप्ति के साथ ही जो शक्तियां हैं वे विधानमंडल को वापस आ जाती हैं। आपातकाल की समाप्ति के 6 माह के पश्चात लेकिन यह संभव है, अर्थात आपातकाल की घोषणा की स्थिति में भी, ऐसी परिस्थिति में जब आपातकाल हो की घोषणा हो तो संसद राज्य पर कानून बनाता है, राज्य के मामलों पर कानून बना सकता है, क्योंकि विधायी शक्तियां जो हैं वे सब संसद को चली जाती हैं। जैसा मैंने एक उदाहरण दिया कि जो तीसरी बार जब आपातकाल की घोषणा होती है, उसके पीछे, उसकी पृष्ठभूमि में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था,
तत्कालीन प्रधानमंत्री के संबंध में। इमरजेंसी के लागू होते ही एक और अमेंडमेंट किया जाता है जो बहुत ही दूरगामी 42वां अमेंडमेंट। 42वां अमेंडमेंट बहुत अपने दायरे में बहुत बड़ा था। इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर, इन 4 पदों के चुनाव और चयन को लेकर कोई कोर्ट नहीं जा सकता। देयर अपॉइंटमेंट कैनॉट बी क्वेश्चनड। आप समझ सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय की भूमिका कहीं इस अमेंडमेंट की तरफ थी। तो पहला बदलाव 42वें संशोधन में कि ये 4 पदों पर किसी भी तरह का इनके चयन को लेकर सवाल नहीं किया जा सकता। अमेंडमेंट का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा था कि इसमें 3 शब्द भारत की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में डाले गए, जिसे हम प्रिएम्बल कहते हैं। उसमें जो 3 शब्द डाले गए वे थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। इसके मायने क्या हैं ये किसी अन्य अध्याय में पढ़ाए गए हैं। फिलहाल आपको इतना जानना है कि 42वें संशोधन का ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। तीसरा, एक आर्टिकल 31D इसमें डाला गया जिसके तहत प्रोहिबिशन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के नाम से कानून बनाया गया, अर्थात देश विरोधी गतिविधियों के नाम पर केंद्र सरकार के हाथ में असीमित ताकत आ गई। ये 42वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान थे, बड़े दूरगामी परिणाम। केंद्रीय सत्ता को बहुत मजबूत बनाते हुए विरोधियों की आवाज़ को पूरी तरह रोकने का एक स्पष्ट उदाहरण। बाद में 44वां संशोधन आता है जो 42वें संशोधन के बहुत से इन प्रस्तावों को, इन कानूनों को पलट देता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से जो बहुत सारे अत्याचार हुए थे, बहुत सारी जो दुर्घटनाएं हुई थी, विरोधियों की आवाज़ को दबाने का प्रयास हुआ था, उसको पुनः परिभाषित करते हुए इंटरनल डिस्टर्बेंस के बदले अब आर्म्ड रिबेलियन शब्द लाया गया, जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया है। आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह होगा तभी इमरजेंसी घोषित करने की जरूरत पड़ेगी। इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसी कोई चीज़ आपातकाल के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरा, सिंपल मेजॉरिटी का प्रावधान किया गया। तीसरा, रिट्स के अधिकार कोर्ट को मिले रहे, अर्थात जो हमारे मूलभूत अधिकार थे उसमें अधिकार, जिस आर्टिकल 20, अधिकार आर्टिकल 21, ये अधिकार किसी भी तरह की इमरजेंसी में हटाए नहीं जा सकते, ऐसा प्रावधान किया गया। अर्थात संसद के अधिकारों को भंग करने की शक्ति को कुछ सीमित किया गया, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया और न्यायालयों को अधिकार दिया गया कि वे हैबियस कॉर्पस के माध्यम से सुनवाई कर सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं और जनता को अधिकार है कि वह कारण पूछ सकती है इमरजेंसी लागू होने का। दूसरे शब्दों में जुडिशियल रिव्यू का भी प्रावधान किया गया, जिसे धारा 42 और 39 के तहत सस्पेंड कर दिया गया था। इस प्रकार इमरजेंसी क्यों, कैसे और इसके दुष्परिणाम, परिणाम और अंततः इसे किन स्थितियों में हटाया जा सकता है, ये हमने जाना। इमरजेंसी या आपातकाल के संबंध में यह जानकारी इसलिए बहुत आवश्यक थी क्योंकि इसका सेंटर स्टेट रिलेशन से गहन संबंध है और इस आपातकाल के संबंध में अध्ययन करते हुए हम सतत रूप से देख रहे थे कि किस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच में ये टकराहट का मुद्दा बना हुआ था। चौथा उदाहरण,
अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है समझने का। इससे पहले कि मैं इस पर आगे बढ़ूं, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि कई बार सीमाओं में आपातकाल घोषित करने की जरूरत पड़ती है, शत्रुओं के हमले की संभावना को लेकर, बढ़ते आतंकवाद को लेकर या किसी अन्य परिस्थितियों में। और ये आपातकाल क्षेत्रीय रहता है, यानी एक राज्य तक सीमित रहता है। ऐसी स्थिति में जो विषम स्थितियां रहती हैं, तभी संसद अपने हाथ में राज्य की विधायी शक्तियों को ले लेता है और आपातकाल की घोषणा के बाद, अर्थात ऐसी विषम स्थितियों में ही राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल घोषित करते हैं, सामान्य स्थितियों में नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बाबत यदि बात करें तो अनुच्छेद 253 में स्पष्ट है कि यदि केंद्रीय सरकार, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामले केंद्रीय सरकार की सूची में आते हैं, विदेशी मामले केंद्रीय सरकार की सूची में आते हैं, तो यदि केंद्रीय सरकार किसी दूसरे देश के साथ कुछ संधि करती है और उस संधि के क्रियान्वयन के लिए, उसे व्यावहारिक रूप देने के लिए यदि आवश्यकता पड़ती है, तो संसद संबंधित राज्य के संबंध में कानून बना सकती है। क्रियान्वयन, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन में किसी तरह की बाधाओं को दूर करने के लिए, किसी तरह की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र राज्य सूची से संबंधित मामले में भी कानून बना सकती है। अगली परिस्थिति जब केंद्र कानून बना सकती वह है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर। इसके क्या मायने हैं? संवैधानिक व्यवस्था भंग हुए, इसके मायने क्या हैं? इसके मायने यह हैं कि राज्य विधानमंडल जब अपने दायित्व को निभाने में अक्षम हो जाता है, असफल हो जाता है, किसी राज्य में जब एक स्थायी बहुमत वाली सरकार नहीं आ पाती, सरकारें बार बार बदलती रहती हैं, अनिश्चितता की स्थिति रहती है, तो ऐसी स्थिति से उस राज्य को उबारने के लिए राष्ट्रपति दखल देते हैं। संवैधानिक व्यवस्था का भंग होना इसे ही कहा जाता है। और राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में उस राज्य में आपातकाल की भी घोषणा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपातकाल की घोषणा होती है तो जैसा पूर्व में बताया है, विधानमंडल की सारी शक्तियां संसद को चली जाती हैं और संसद इस राज्य के लिए कानून बना सकता है जो 6 माह तक, आपातकाल के हटने के 6 माह बाद तक अधिकतम लागू रह सकता है। उसे पहले भी उस कानून को नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है, लेकिन उसकी अधिकतम लाइफ है आपातकाल की घोषणा समाप्त होने के 6 माह बाद, अधिकतम 6 माह तक। संवैधानिक व्यवस्था भंग होने की स्थिति की परिस्थिति का जिक्र करने के बाद हम आते हैं अगला बिंदु, अगली परिस्थिति कौन सी है जिसमें केंद्र राज्य के मामले में कानून बना ले। जब राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाए। कई बार ऐसा होता है कि राज्य की विधानसभा कोई सा प्रस्ताव लाती है विधेयक के रूप में और विधानसभा उसे पारित भी कर देती है। जैसा कि नियम है, एक विधेयक को कानून में बनने के लिए आवश्यक है कि उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हों। राज्य के मामले में, जैसे केंद्र के मामले में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक है, ऐसे ही राज्य के द्वारा बनाए गए विधेयकों पर राज्यपाल के हस्ताक्षर जरूरी हैं। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब राज्यपाल ऐसे कुछ विधेयक को जिस पे उसे किसी तरह की शंका हो, संशय हो या उसे परामर्श लेना हो, तब वह इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। राज्यों के राज्यपाल को अनेक विषयों से संबंधित राज्यों के विधेयकों को राष्ट्रपति को सुरक्षित
तरीके से भेजने का अधिकार है, राष्ट्रपति स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखने का अधिकार। और ऐसा करने के पीछे मकसद क्या रहता है कि इसमें कुछ विलंब किया जाए, इसके कानून बनने में कुछ विलंब किया जाए, शायद स्थितियां बदलेंगी या संविधान में या ये प्रस्तावित कानून में जो कुछ विवादित मुद्दा यदि है उसे शायद बेहतर कर लिया जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से विधेयक को स्वीकृत करेगा या अस्वीकृत करेगा, ये स्पष्ट साबित करता है राष्ट्रपति का सर्वोच्च अधिकार। और राष्ट्रपति जब ऐसा करते हैं तो वह निश्चित रूप से मंत्रिमंडल के परामर्श पर करते हैं। स्वीकृति देना या ना स्वीकृति या अस्वीकृति देने का अधिकार राष्ट्रपति का जो है वह उसे मंत्रिमंडल के माध्यम से ऑपरेट करता है। राष्ट्रपति का जो ये निर्णय है स्वीकृत करने का, राज्यपाल द्वारा भेजे गए किसी विधेयक को स्वीकृत करने का या अस्वीकृत करने का, ये निर्णय जो है वह एक तरीके से मान लीजिए संघीय सरकार का निर्णय है, क्योंकि मंत्रिमंडल इसमें जुड़ता है। ये इस बात को साबित करता है कि सामान्य स्थितियों में कैसे केंद्र राज्य के मामले में दखल दे सकता है। और ये एक अलग परिस्थिति भी बताता है कि किन परिस्थितियों में केंद्र कानून बनाता है या केंद्र राज्य के मामले में दखल देता है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि संघ और राज्यों के बीच जो कानून बनाने का अधिकार है उसका स्पष्ट निर्धारण तो है, लेकिन इस स्पष्ट निर्धारण के बावजूद भी विशेष परिस्थितियां जिसे हम कह सकते हैं उसमें केंद्र राज्य विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखता है। और राज्य सूची के विषयों पर ये अधिकार काफ़ी व्यापक भी है, क्योंकि आपने 6-7 परिस्थितियां पढ़ी। कुल मिलाकर अब देखें तो सभी तरह की परिस्थितियों में हम देखते हैं कि केंद्र चाहे तो राज्य की सूची में हस्तक्षेप करते हुए कानून बना सकता है। और इस प्रकार ये बात भी यहाँ साबित होती है कि संघात्मक व्यवस्था या संघात्मक ढांचा होते हुए हमारी जो आत्मा है वो एकात्मक है। और ये भी साबित होता है कि हमारी जो व्यवस्था है वह संघात्मक भी है।